वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की कमज़ोर सी बेचारी सी जमहूरियत की, जिसमें पार्लियामेंट जो है उसकी मुद्दत तो मुकम्मल हो चुकी है, हुकूमत भी घर जा चुकी है, निगरां हुकूमतें न सिर्फ वफाक में बन गई हैं बल्कि सब सूबों में, मगर इलेक्शन की कोई तारीख अभी तक नज़र नहीं हमें आ रही। ना कोई इस पे बात कर रहा है और ना इस वक्त ये हम कह सकते हैं बहुत क्लियरली कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शंस हों और पाकिस्तानी अवाम जो है उसको ये मौका मिले कि वो अपना जो हक़ है वो एक्सरसाइज कर सके। अब ऑब्वियसली सेंसेस क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जाते जाते उसको नोटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया CCI में, तो अब ये कहा जा रहा है कि जब ये इसके बेसिस पर नई डिलिमिटेशंस हो जाएंगी तो तभी इलेक्शंस होंगे। मगर कब होंगे, कैसे होंगे, कितनी देर लग सकती है, इस पे सियासतदान तो बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले इतराज़ात करती रही, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही, मगर फिर इसी जो सेंसस को अप्रूव कर गई है और अब कह रही है कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए। अगर नहीं नए सेंसस पर हो सकते तो पुराने पे करवाएं, मगर 90 दिन से आगे ना जाए। मगर अब बात ये है कि इस सारी कन्फ्यूजन में आज जो सदर पाकिस्तान हैं, अब जो एकदम हमें मुतहरिक होते हुए नज़र आए हैं पिछले दिनों में, उनकी तरफ से एक ख़त सामने आया है जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भेजा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज या कल मुलाकात कर लें, तारीख़ तय कर लेते हैं। ख़त में वो ये कहते हैं कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था और अब वो आर्टिकल 48 सेक्शन 5 के तहत असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उनके लिए तारीख़ देने के वो पाबंद हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप आए, हम बात करते हैं, मशावरत करते हैं और फिर तारीख़ तय कर लेते हैं। मगर ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत जाते जाते जो कोई कानून साजी कर गई उसके बाद उनका ये कहना था कि ये हक़ अब इलेक्शन कमीशन के पास है, वो जब चाहे इलेक्शंस करवाएं, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, वही फ़ैसला करेंगे। क्या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब प्रेसिडेंट साहब को भेजा गया है या नहीं, ये अभी तक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुआ। जो सियासतदान हैं, जैसे पहले कहा, वो तो अब गुफ्तगू कर रहे हैं, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, फरवरी हो सकती है, वक्त पे होने चाहिए, परेशान हैं वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ एक स्टोरी ऐसी भी सामने आई है द न्यूज़ अखबार में आज, जिसमें जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद साहब, उन्होंने कहा है कि उनका जो ज़ाती ख़याल है उसके मुताबिक ये आम इंतखाबात अगले साल मई से पहले नहीं हो सकते। स्टोरी में उन्होंने कहा कि जितनी तफसील और पेपर वर्क और ये सब कुछ चाहिए होता है कि डिलिमिटेशंस हों, इंतखाबाती फ़हरिस्तें हों, वोटर की फ़हरिस्तें हों, इन सब को देखते करते हुए इससे पहले बहुत मुश्किल होगा। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ केसेस में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, और हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और एडवाइज़र भी हैं जो केयर टेकर पंजाब हुकूमत है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कुंवर दिलशाद साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज ख़त सदर साहब की तरफ से सामने आया है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं सर? अब क्या इलेक्शन कमिश्नर जवाब देंगे? क्या वो आपके ख्याल में जाएंगे मिलने सदर साहब से इस इशू पर? जनाब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो मेरी ज़ाती राय या कानूनी तौर पर मैं कहने का मजाज हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 48 को मद्देनजर रखते हुए जो खत लिखा है, उसमें जनाब सबसे पहले अहम बात यह है कि वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही खत लिख सकते हैं। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने के मिजाज हैं, और वो भी इसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सरबराह को खत लिखने के मिजाज है। वो जो उन्होंने खत लिखा है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर जो खत लिखा है वो गैर मंतकी है। नंबर 2, तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब जब इलेक्शन एक्ट 57 में तरमीम हो गई, जिसमें उसमें जो प्रेसिडेंट साहब की जो मशावरत थी वो हज़फ कर दी गई पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
चीफ इलेक्शन कमीशन से किस कानून और आइन के तहत मशावरत करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल हंगामी इजलास तरफ कर लिया है, इलेक्शन कमीशन का इजलास हो गया है। उसमें जहां तक मेरी राय है, मेरा अपना तजुर्बा है, जैसे हम उनके माँ बाप को देख भी रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इस खत को मुस्तरद कर देगा। वो कहेंगे जनाब आपके पास हमें खत लिखने का कोई इख्तियार नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब असेंबली तहलील हो रही थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो हुकूमत ने अपना आर्टिकल 58(1) का हवाला दिया था, जिसमें प्रेसिडेंट ने असेंबली तहलील कर दी। तो उसी मौके के नीचे ही वो अपना कमेंट्स दे देते हैं कि जनाब मैं इसके नीचे आ रहा हूँ और 48 सेक्शन 5 के तहत मैं तारीख देने का मिजाज हूँ, तो उसके नीचे तारीख लिख देते हैं। उस पर वो तहरीर पर दस्तखत कर दिए। तो आइन और कानून तो सदर मुमलकत पढ़ते ही नहीं, उनको आइन और कानून का तो इदराक ही नहीं, हालांकि उनकी बहुत बड़ी लीगल टीम मौजूद है परेड हाउस में। जी सर, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ फैसल चौधरी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। फैसल साहब, आपने सुनी गुफ्तगू कुंवर दिलशाद साहब की, वो कह रहे हैं कि गैर मंतकी उनको लगा प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो खत गया, क्योंकि कानून तो अब तब्दील कर दिया गया है, अब तो प्रेसिडेंट साहब का ये रोल ही नहीं रहा। सर नहीं, मैं माजरत के साथ जो कंवर साहब की इंटरप्रिटेशन है उससे हरगिज इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कंवर साहब बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं सदर की, आर्टिकल 48 के तहत 48(5) की जो लैंग्वेज है वो यही है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, वो स्टार्ट ही वहां से होता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद नहीं है 48(5) में दो चीज़ों के लिए। एक तो इलेक्शन की डेट वो 90 दिन में देने के पाबंद हैं, आइन ये कहता है, और दूसरा केयर टेकर सेटअप के लिए। हुकूमत साहब खुद फरमा रहे हैं कि 9 अगस्त को जब वो असेंबली तहलील की थी तो उस दिन वो आर्टिकल 45 के तहत 48(5) के तहत तारीख दे सकते थे। तो अब अमर माने क्या है। जहां तक आप इलेक्शन एक्ट 2017 की अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी सानवी कानून साजी में अगर कोई तजाद आएगा, तो बहरहाल जो सेटल प्रिंसिपल है, असूल ये है कि जो आइन है वो प्रिवेल करता है और आइनी ताकत जो है वही इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो कानूनी बहस है, इसका कोई इलेक्शन से अरफा ताल्लुक नहीं है। देखिए इस वक्त जो मेरी अपनी ओपिनियन में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली तो बिल्कुल सही है और उनको इलेक्शन कमीशन डिफर नहीं कर सकता, कोई अदालत भी डिफर नहीं कर सकती अगर बुक के मुताबिक चले। लेकिन ये सियासी सवाल है। इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का माहौल है। मेरी राय में इलेक्शन का माहौल नहीं है। अभी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, इदारों के बीच में भी, सियासी जमातों के बीच में भी, और अवाम और भी मुतमईन नहीं है। पहले उसका इलेक्शन का माहौल बना लिया जाए तो फिर इलेक्शन कराए जाएं, तो ही वो आप क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आपके ख्याल में माहौल ठीक नहीं है तो इसलिए हम आइन की जो 90 दिन की लिमिट है उसको क्रॉस कर लें। वो क्रॉस कर ली गई है ना जी। वो एक दफा जब सूबाई असम्बलियां टूटी थी तो उनके लिए भी मैंडेटरी था, तब तो आइन शिकनी की उस वक्त की हुकूमत ने, तब तो इलेक्शन नहीं कराए और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उस पर अमल दरामद नहीं कराया। लेकिन ये जो सारी बातें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बात को जुटलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये सियासी मामला है। जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे, जब तक ये माहौल नहीं बनेगा, आप इलेक्शन करवा भी लेंगे तो 71 में भी इलेक्शन तो हो गया था, फिर क्या हुआ। देखिए ये सियासी जो मामलात हैं ये इनको, लेकिन मसला ये है कि हम इस सारी बात को जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं गुफ्तगू में शामिल कर दें। हाँ ठीक है सर, भी लेट्स जस्ट स्टिक टू द लॉ एट द मोमेंट। हम सियासत पे फिर आते हैं। जी कुंवर साहब, सर ये अब जो फैसल साहब ने बात की सर कि उनके ख्याल में एक तरफ तो खैर सदर साहब के पास ये हक है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो ज़्यादा अहम है, पर सर दूसरी तरफ ये भी तो सवाल उठता है कि फिर अगर बहुत ताखीर इलेक्शन कमीशन करती रही, जैसे आपने खुद ही एक आर्टिकल में कह दिया कि मई तक चले जाएगी बात, तो फिर सर मई से आगे भी चली गई, कैसे रोकेंगे हम। मुल्क में जमहूरियत के लिए इलेक्शन तो बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि अब ये राइट किसी के पास है ही नहीं कहने का कि
इलेक्शन जो है उनकी किस मुद्दत में होने चाहिए? नहीं देखा जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम आई सेक्शन 57 में, तो उस पर तो सदर मुमलकत साहब ने तौसीक कर दी, दस्तखत कर दिए, तस्लीम कर लिया। तो अब जाहिर है कि सदर साहब को तो पता है कि सेक्शन 57 के तहत तो तमाम इख्तियार चले गए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। लेकिन जहाँ तक आइन का आर्टिकल 48 डिबेटेबल है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की मिजाज नहीं है। और जहाँ तक हमारे तौर पर हमें जो इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी तौर से मालूम हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस खत को मुस्तरद करते हुए उनका वफद या खुद जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करेगा। वो कहेंगे जनाब आपकी दायरा कार में नहीं आता और हम आपके खत के मामले में हम उसकी वजाहत कर देंगे कि हम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हमने मर्दमशुमारी का जो गजट नोटिफिकेट जारी हो गया है, वो उसमें लिखा हुआ हतमी रिजल्ट आने के बाद हम हल्का बंदी करवाएंगे और इसके बाद हमने इंतखाबी फरिश्तों यानी कि को सर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब यही देना है प्रेसिडेंट साहब को कि हम आपसे नहीं मिलने आ रहे, ये आप कंफर्म कर रहे हैं सर? इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया, माजी में इनकार किया। जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से सदर बार बार खत लिख रहे थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना नुमाइंदा डायरेक्टर जनरल को भेज दिया था, वो नहीं गए थे मिलने के लिए। तो उस टाइम वो तो हालांकि हुकूमत उस वक्त इनकी इमरान खान की हुकूमत, वो नहीं गए थे जी, हमने अपना डायरेक्टर जनरल भेज दिया, आप इनको बस बात करें, हम नहीं आते मिलने आपसे। उस टाइम नहीं मुलाकात की थी। अच्छा, तो ये अब भी मुलाकात नहीं करेंगे, कहेंगे हमारा इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है और हमारे पास आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे हमारे अंडर है, तो हम आपके इस खत का जवाब देने के रवादार नहीं है। वैसे हम रस्मी तौर पर प्रेस रिलीज जारी करते हैं। सही सर, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत दें। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब से और फैसल चौधरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इलेक्शंस की तारीख का मामला है। जी फैसल चौधरी साहब, आपने कुंवर साहब की बात सुनी। सर अब ये मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है समझना कि क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इलेक्शंस में ताख़ीर हो गई और अब क्योंकि जो राइट है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो आप कह रहे हैं, आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कोई पूछ भी नहीं सकता अगर 90 दिन की डेडलाइन गुजर जाए? ना सदर पूछ सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। नहीं सीरियसली, मतलब कि ये बताएं मुझे इस वक्त सिर्फ लीगल पोजीशन बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन कह दे कि वो 2025 में इलेक्शंस करवाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई इदारा कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल हो सकता है। आइन के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो फिर तो जो कुंवर साहब बात करें वो मिक्स हो रहा है। सूबाई असेंबलियों का मामला वो था उस वक्त भी, फिर किसी की ख्वाहिश के ऊपर जो है ये तरमीम की गई जिसका मुंह सिर पैर कोई नहीं था। और सदर पाकिस्तान को तो इन्होंने वैसे ही एक डमी ऑफिस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई शख्सियत होगी, नापसंद होगी, हालांकि सदर पाकिस्तान का एक ऑफिस है। अब इलेक्शन कमीशनर साहब अगर नहीं मिलने जाएंगे तो इसमें कौन सी फख्र की बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स वहां पे नहीं जाएंगे। वो देखिए, मादर पिदर आजाद तो नहीं है ना। अगर कोई आइन और कानून जिसको आजकल इस मुल्क में पूछ कोई नहीं रहा। मेरा तो जो लेमेंट मैं कर रहा हूँ, जो मेरा ये मामला है कि आपने आइन और सुप्रीम कोर्ट का अरफा देखिए, हुक्म आया है और इस मुल्क में किसी ने उस पर अमल नहीं किया। अब बात ये हो रही है कि जो 48(5) का अख्तियार है उसमें एब्सोल्युटली ये गुंजाइश ही कोई नहीं है कि सदर पाकिस्तान के अलावा कोई और तारीख दे। ये आइन कहता है और आइन की अगर एक रत्ती भर भी वक़्त रह गई है इस मुल्क में तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को 90 डेज में इलेक्शन कराना चाहिए। अब ये जो कह रहे हैं जी हल्का बंदियां, कोई जरूरी नहीं है हल्का बंदियां कराना। 5 अगस्त 2022 को हल्का बंदी हो चुकी है और 97 के बाद 4 इलेक्शन एक ही हल्का बंदियों पर 2018 तक हुए। अब उसमें सीटों का इजाफा नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का भी मौकफ ये है कि देखिए, या तो सीटें बढ़ानी हो आपने, वो सीटें आप आईनी तरमीम के बगैर बढ़ा नहीं सकते। वोटर्स जो हैं, वोटर्स वो कोई भी वोटर इलेक्शन शेड्यूल का जो दिन होगा अरफा, उस दिन तक जो भी वोटर होगा वो नादरा ऐड करती है और सारे अपना इलेक्टोरल हक इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक्सरसाइज एक जो है जिसमें वो सियासी जमातें शामिल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पिछली हुकूमत में
जो साबिका हुकूमत गई है उसमें शामिल तमाम जमातों ने अपने हाथ पैर काटे हैं, और ये जानते हुए कि इलेक्शन डिले होगी, इलेक्शन डिले होने में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा है, वो तबाह होगा। यानी मार्च में इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्च में तो सेनेट आदि घर चली जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि फिर ये कैसे चला जाएगा? सदर का भी इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, सदर साहब ने फिर वहां पे तो कंटिन्यू करना, तब तक नया सदर नहीं आता, उसका कोई और फिर तमाशा लगेगा। तो ये इशू ये है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, तो फिर तो अगर इलेक्शन कमीशन कल मुसरत करती है तो सदर पाकिस्तान डेट दे देंगे, उसको आप चैलेंज करते फिरेंगे, जहां पे फिर एक और मुसीबत पड़ेगी, फिर अदालतें आएंगी, अदालतों का हुक्म फिर कोई माने ना माने मर्जी वाली बात है। तो इस मुल्क में ये जो इस वक्त बेचैनी है, कंफ्यूजन है, पोलराइजेशन है, इसका कोई एंड तो नजर आ नहीं रहा फिर। बिल्कुल ठीक। कुंवर दिलशाद साहब, सर अगर यही जो बड़ी मुश्किल बातें की है चौधरी साहब ने, मैं जरा इनको आम जुबान में पूछूं कि सर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चाहते हैं कि तारीख में उनको उस तरह याद रखा जाए जैसे जनरल ज़िया को याद रखा गया था? नहीं, वो बात नहीं है। पहली बात यह है कि सर फिर क्या बात है, मतलब कि 2 सूबों में आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए और अब आप कहते हैं कि हमने अगले साल तक नहीं करवाने, तो तारीख में कैसे याद रखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की? देखिए, बात यह है कि 5 जनवरी 2021 को मुश्तरका वफादात कौंसिल का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसके सरबराह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम इमरान खान साहब थे और चारों सूबाई वज़राला ने शिरकत की थी। और ये फैसला हुआ था कि 2017 की जो मरदमशुमारी वो जाली है, बोगस है, और उसके अंदर जो है उसको हम तस्लीम नहीं करते थे, वो नजरिया जरूर के तहत हमें तस्लीम की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सर आप कैसे चले गए? उसके बाद नई सीसीआई का फैसला आया है, और जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन करवाने के लिए नए सेंसस के बेसिस पे तैयार रहेंगे। अब जो है बात आप अगले साल तक लेके जा रहे हैं, तो सर किस तरह 90 दिन की आप वायलेशन एक से ज्यादा मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने भी की है? अब भी अब बड़ा आसान तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो 5 अगस्त को जो गजट नोटिफिकेशन किया है मरदमशुमारी के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दे, उसको कलम करार दे दे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो 90 दिन में इंतखाब करवा देगा नवंबर के पहले हफ्ते में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियारात है ना को आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए 5 अगस्त को जो अभी जो नोटिफिकेशन किया मरदमशुमारी के हवाले से, जिस पर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया आर्टिकल 51 सेक्शन 5 के तहत हल्का बंदी करवाने के, वो उसको मुस्तरद कर दे वफाकी हुकूमत के उस नोटिफिकेशन को, तमाम रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल गए, 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये तो सब सारा फैसल चौधरी साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठाएगा और क्या फिर ये बात मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को इतना मुतनाज़ा कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन बात जो है वो मानेगा। अगर आप उसको ये भी कह दें तो आरफा उसकी जो पहले हुक्म था उस वक्त तो करवाए नहीं। अब कौन सा ऐसा जादू का चिराग है जो 90 दिनों में अगर इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं ना, अब हम मंतकी तौर पे भी बात करें। एक मंतक ये है कि इलेक्शन कराए जाएं, दूसरा ये है जी कि उसमें हल्का बंदी नहीं। हल्का बंदी का जो बुनियाद है वो सीटों की है, या तो सीटें आप बढ़ाएं ना, किसी की सूबे की कम होनी है, किसी सूबे की बढ़नी है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता। तो उसमें जो सिलसिला है वो किस तरह से किया जाएगा, वो भी एक क्वेश्चनेबल बात है। अब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इसमें आप घुसेड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को फिर सियासी मामलात में लाएंगे, आधे ये वाह करेंगे, ज्यादा जो है वो उसकी तनकीद करेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है वो उसको इदारा तो रहने नहीं दिया क्या, उसका हुक्म नहीं माना गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कोताही है कि अपने हुक्म को पैरा ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसके जो रिसेंट हमें तजर्बे हुए हैं, उसकी कौन सी ऐसी जो है वो रोशन मिसाल है जिसपे हम ये कहें अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करा सकता है, तो मेरा ख्याल में ये मैंडेट भी और ड्यूटी भी है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है ये कोई इतना जरूरी इस वक्त नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर सब ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डिस्कोस के हवाले से, और जो कहा जा रहा है कि निगरां हुकूमत में ये फैसला होगा कि उनको सूबों के हवाले कर दिया जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे डिस्कोस का, और उस हवाले से जो हुकूमत के हम कह सकते हैं या रियासत के इस वक्त प्लान्स हैं। बिजली की तरसील का जो एक सिस्टम है या पाकिस्तान में, उसके अंदर डिस्कोस जो हैं, जो बिजली तकसीम कार कंपनीज जिनको हम कह सकते हैं, उनका एक बहुत अहम रोल होता है। पाकिस्तान के अंदर कुल ऐसी 10 कंपनियां हैं, जिनमें से 9 को वफाक कंट्रोल करता है, और एक जो है कराची की के इलेक्ट्रिक, वो एक निजी कंपनी है। और इनका सर्कुलर डेट से, यानी कि जो गर्दिशी कर्जा है, उससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि बहुत सा जो ये सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट होता है, इसके पीछे वजह ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये बिल्स कलेक्ट नहीं कर पाती, और इसलिए बहुत अरसे से ये गुफ्तगू हो रही है कि इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या सूबों के हवाले कर देना चाहिए। और अब लग ये रहा है कि निगरां जो काबीना है वो ये फैसला करने वाली है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनको सूबों के हवाले कर दें। जो पंजाब में हैं वो पंजाब हुकूमत के हवाले, जो सिंध में हैं वो सिंध हुकूमत के हवाले। और इसके पीछे कहा यह जा रहा है, या लॉजिक या मंतक ये है कि ऐसा करने से जो बिल्स कलेक्शन है वो शायद बेहतर हो जाएगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, माजियाकार हैं और ऐसे इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी खुर्रम साहब, ये बताएं, हाउ डू यू व्यू दिस प्लान? मतलब कि ऑब्वियसली बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये बहस तो है कि प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, सूबों के हवाले कर देना चाहिए। अब लग ये रहा है कि वफाकी जो निगरां काबीना है उसमें ये फैसला हो गया है। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अभी तो देखना होगा कि ये इसको पूरा कर भी सकते हैं या नहीं, लेकिन इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि जिस चीज़ में हुकूमत पिछले कोई 25 सालों से फेल होती आ रही है, यानी कि पावर सेक्टर को मार्केट बेस्ड रियलिटी की तरफ ले जाने में, अब उन्होंने एक कोई दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश की है कि किसी तरह से ये फेडरल गवर्नमेंट के हाथों से भी निकल जाए और और साथ साथ प्राइवेटाइज भी ना करना पड़े। एंड उस हवाले से एक ये वाला आइडिया है जो आपने भी खुद कहा था कि बहुत पुराना आइडिया है ये, कि आप सूबों को दे दें ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं पावर की। और उसकी असम्पशन ये है कि सूबे जो हैं वो कलेक्शन और रिकवरीज में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो डिफ़ॉल्टिंग एंटिटीज़ हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, काफ़ी हद तक जो डिफ़ॉल्टिंग एंटिटीज़ हैं वो हैं ये सूबाई हुकूमतों के इदारे। तो खुर्रम साहब, इसके अंदर सर ये भी सवाल पूछा जाता है, और मतलब कि कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज शायद ये होगा कि जो सारी सूबाई हुकूमतें हैं वो तैयार नहीं है टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स डेफिनेटली ट्रू, तैयार तो वो बिल्कुल नहीं है। तो जो तैयार है वो क्यों तैयार है, और जो नहीं तैयार वो क्यों नहीं तैयार? जरा हमें तफसील बताएं। देखिए, कराची जैसे सूबा सिंध में काफ़ी हद तक प्राइवेट और एक इंडिपेंडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, कोई ऑलमोस्ट 20 सालों से या 19 सालों से। वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। वो तो अब सूबा सिंध के नीचे आती नहीं है, ना किसी और हुकूमती इदारे के नीचे आती है। तो काफ़ी हद तक इधर तो ऑलरेडी हुआ हुआ है ये बंदोबस्त। उसके अलावा इधर 2 और कंपनीज हैं सिंध में, एक सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और दूसरी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इनको आई थिंक सिंध हुकूमत में भी बेहतर मैनेज कर सके, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतने ज़्यादा बड़े मसले हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि वहाँ पे जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा की तरह की, फाटा की जो होती थी पहले, उन ज़्यादातर लॉसेस उधर से आते हैं सूबाई केपी में। क्योंकि लॉसेस आप कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है, तो शायद इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तैयार ना हो इनको, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्कोज हैं और जैसे आपने कहा साबिक फाटा का रीजन है, तो वो ये जिम्मेदारी ना लेना चाहे।
वो जिम्मेदारी लेना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एंड ऑलरेडी उनके जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, उनसे जो प्राइवेटली जो बातें हुई हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी काफी कंसर्न एक्सप्रेस किया है इस चीज के बारे में। लेकिन फाटा के जो फॉर्मली नोन एज फाटा जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर रिकवरी की मैकेनिज्म्स मौजूद ही नहीं है। तो अभी तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा को बनानी पड़ेंगी वो वाली रिकवरी मैकेनिज्म्स, और फिर उधर अपनी रिट इस्टेब्लिश करने के लिए वहां से रिकवरी लानी होगी। वरना जो भी इसके लॉसेस हैं वो एकदम से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट के ऊपर आ जाएंगे। एंड और जब ये आइडिया ओरिजिनली फ्लोट किया गया था, इसका तो मकसद ही ये था कि हम लोग ये सारी जो कंपनीज के लॉसेस हैं ये सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल दें, और उनको फिर एट सोर्स NFC के जरिए हम लोग डिडक्ट कर दिया करेंगे। तो एटलीस्ट सर्कुलर डेट जो है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट की बुक से उतर जाएगी। लेकिन ये आइडिया सूबे नहीं कबूल करेंगे मेरे ख्याल में। सही। तो सर आप ये कह रहे हैं कि फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो निगरान, क्योंकि अब काबीना है हर तरफ, तो क्या ये ज़्यादा स्मूथली होगा, या यहाँ भी आपके ख्याल में जो जैसे आप कह रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी वजह से निगरान काबीना से भी रेजिस्टेंस आएगी? आई डोंट नो अगर काबीना से रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस पावर सेक्टर से इंटरनली जरूर आएगी, और लीगल इश्यूज इसमें काफी आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्मूथ हो सकेगी जितना ये लोग समझ रहे हैं। फिलहाल तो आई थिंक इस आइडिया को कंसिडर ही किया जा रहा है। आई डोंट नो कि किस हद तक उन लोगों ने वाज़ेह फैसला कर लिया कि बस ये हमने करना है, और किस हद तक उनके पास रोड मैप मौजूद है इस चीज के लिए। बहुत लीगल इश्यूज काफी आएंगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, उससे वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लंदन में एक दफ़े फिर जो सियासी हम कह सकते हैं एक्टिविटी जारी है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच गए हैं साबिक वज़ीर आज़म और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मिलने। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे लंदन की। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है सीनियर, एक दफ़े फिर लंदन में उनकी मुलाकातें और मुशावरत जो है वो चल रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से लंदन में उनकी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि काफ़ी तफसील से मुलाकात जो थी वो दोनों भाइयों में हुई, सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का प्लान है उस पर भी बात हुई। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सुलेमान शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं और हसन नवाज जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी मौजूद थे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी और नुमाइंदा हैं दुनिया न्यूज़ लंदन। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या मुलाकात में तफसील शेयर हुई? नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बात हुई है या अभी भी कोई ताखीर है और कोई और इश्यूज डिस्कस हुए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक तस्दीक कर लें कि मैं समा न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दूसरा, यहाँ तक मुलाकातों के हवाले से बात है तो बड़ा एक यहाँ पे सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो जो काफ़ी देर से चुप थे और काफ़ी देर वो बात नहीं की उन्होंने मीडिया से, आज वो बिल आखिर बोल पड़े हैं और बोले भी हैं, क्या खूब बोले हैं, और उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। और जो मामला चल रहे हैं अदलिया को लेके, उस हवाले से उन्होंने जो माजी में चीज़ें हुई उस पर भी उन्होंने बात की, और जो उनके साथ हुआ मुख्तलिफ मामलात पे, तो उन्होंने एक अपना दिल खोल कर सर ये बताएं कि क्या ये वो, हाँ ये तो बात वो पहले भी कर चुके, ये बताएं कि वो वापस आने के लिए कोई प्लानिंग हो रही है या अभी भी कोई मतलब कि क्लैरिटी हमें नहीं है कि उन्होंने कोई तारीख तय की है कि नहीं कि वो कब वापस आ रहे हैं? जी देखिए, तारीख के हवाले से अभी कोई कंफर्म बात नहीं की जैसे, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुलूक खोखर की आज तकरीबन 2 घंटे मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। उसमें वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तफसीली डिस्कस हुआ है। तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के हवाले से अगले चंद हफ्तों में सीरियस हैं और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साबिक जो हैं शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात हुई, ये मुलाकात घर पे हुई, डिनर पे हुई, और इस डिनर के दौरान फैमिली के दीगर अफराद भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ और उनके जो मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े हैं, आप समझ लें कि उनमें से एक जो ग्रुप है वो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब फौरन वापस आएं,
वापस आके पार्टी की क़यादत संभालें, जो अगले ये इंतखाबात होने हैं, चाहे वो फरवरी में होने हैं, उसको कमांड उसकी करें, और जो टिकट्स का मरहला है, दूसरे मरहल है, उसकी वो निगरानी करें। तो इस लिहाज से जबकि दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि जब इलेक्शन में 6 से 8 हफ्ते रह जाएं तो तब वो आए। तो ये एक बेसिक चीज है। इसके अलावा लीगल हवाले से जो कानूनी कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। तो सर ये तो बताएं कि कौन सा धड़ा कौन सा है। सर ये तो बताएं कि नवाज शरीफ साहब किस धड़े में है और दूसरा धड़ा कौन सा है। देखिए जी, दोनों धड़े ही नवाज शरीफ के हैं, तो वो दोनों धड़ों को ही वो लेके साथ चलते हैं, और इसी हवाले से वो जो मशवरे हैं। नहीं, वो जल्दी वापस आना चाहते हैं या वो देर से वापस आना वो वक्फे के बाद वापस आना चाहते हैं, इतना तो बता दें। वो जल्दी वापस आना चाहते हैं, जो मेरी मालूमात हैं, जो वो जल्दी वापस आना, हाँ। वो मिड सितंबर से के कोई डेट हो सकती है, 15 से 21 सितंबर के दौरान, और वो इसी सिलसिले की वो तैयारी अभी तक कर रहे हैं। गो के बहुत सारे मसाइल हैं कानूनी हवाले से, उनकी लीगल टीम ने एक तैयारी कर रखी है, और उनकी जब वापसी होगी उससे पहले जो राहदारी जमानत, अब तो बहुत सारी जो एक प्रेसिडेंट्स है वो सेट हो चुकी हैं, जो तरीके इंसाफ के सरबराह के हवाले से लिए कोर्ट्स ने की हैं। उसी के इसके अलावा वो सब अपनी अपील जो है वो उसको भी वो अटेंड करना चाहते हैं, और एक बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल के हवाले से उनकी तैयारियां मुकम्मल है। मरियम नवाज जो है दिल्ली की बुनियाद पर उनसे राब्ते में है, और वो भी ये चाहती है। सर ये जल्दी से बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द इलेक्शंस हो जाएंगे। वेरी क्विकली सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। मेरा ख्याल है कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है फरवरी तक मुमकिन है, लेकिन जो नवंबर में भी उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे मराहल हैं, तो वो नवंबर के लिहाज से अभी तक जो चल रहा है वो नवंबर की वही लेकर ही चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो सेम टाइम।